La Belle Dame Sans Mercy. So this poem actually was written by John Keats, and it was also first published in the Maiten 1820. So the issue of the indicators is just like the poems whose the titles means. Yes, if we talk about the titles of these poems is the beautiful lady without pity. एक ऐसी औरत जिसमें जरा भी sympathy ना हो, जरा भी दर्द ना हो. Describe the encounters between the night and the mysterious elephant's beauties who ultimately abandons him. तो आज हम इसी पोम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने लगे हैं, जो कि जॉन कीट के द्वारा लिखी तो गई है, लेकिन इस पोम के अंदर ट्रेजेडी भी है. ठीक है, दो लव करने वालों की, दो नहीं बल्कि बहुत से लव करने वालों की, क्योंकि इसी पोम के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे वो जो खूबसूरत निम्स है, जो फेस सन्स है, उसने किस तरह मुख्तलिफ प्रिंसेस को, किंग्स को, इवन के वॉरियर्स को कैसे पेल कर डाला, कैसे तबाह बर्बाद कर डाला, किस तरह उनके रंग मर जाए हुए थे, ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे अभी मरे हुए. ठीक है, तो अब किस तरह ये जो नाइट है इसके शिकंजे में आ जाता है, और वो क्या करेगा इससे बचने के लिए, ये सभी चीजें हम इसी वर्क के अंदर पढ़ेंगे. तो so one thing always remember कि La Belle Dame Sans Mercy is 12 stanzas ballads. So the each stanza is a quatrains of four. A quatrain means to say कि 4 line stanza. So each quatrains having the 3 lines of the iambic tetrameters followed by a single line of the iambic diameters. So the second and the fourth lines are in the full rhymes. So the rhyming scheme, if we talk about the rhyming scheme of this poem is A, B, C, B. So I think so. Okay, it was more enough for the introduction of this poem. So let's get started. And sorry, one thing I forget about this. Okay, if anybody wants to learn about the poetic devices which actually poets wrote in this used in this poem, and अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके ऑल पोएटिक डिवाइसेस जो है वो मेंशन करूंगा, तो उसमें जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वीडियोस के अंदर ही इसको डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी. तो लेट्स गेट स्टार्ट. What can ail thee, knights and arms, alone and palely lodging? Knights and arms ये एक जस्ट लाइक अ पोस्ट है जो कि मिडीवियल टाइम के अंदर जो वॉरियर होते थे उनको दी जाती थी, जिनका मतलब वो जिन्होंने अपना प्रॉपर एक ड्रेस पहना होता था, वो ये जंग की तैयारी के अंदर होते थे, मतलब वो. ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लॉजिंग. तो व्हाट कैन आई दी इसका मतलब ये है कि आपको क्या रीजन है कि आप वाई आर यू लुकिंग सो टेरिबल, सो वर्म आउट, आप इसी थके हारे क्यों दिखाई दे रहे हैं, इतने खौफजदा क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं. नाइट एट आर्म्स ये उस नाइट से पूछ रहा है, उस वॉरियर से पूछ रहा है. बट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज कि इसका जो स्पीकर है ना वो अनोनिमस है, हमें उसके बारे में नहीं पता. अलोन एंड पेल लॉइटिंग, अलोन अकेले खड़ा है और बहुत से पेली लॉइटिंग लग रहा है, एक थका हारा बीमार पीला रंग जर्द रंग हुआ हुआ है, अकेले और इसी मतलब पीला हुआ खड़ा हुआ है, जैसे उसका जैसे वो सदियों से बीमार हो, इस तरह की शक्ल बनी हुई है उसकी. अब यहाँ पे एक्चुअली पोइट्स यही पूछ रहा है कि आप इतने थके हारे बीमार क्यों दिखाई दे रहे हैं. आगे कहते हैं द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग. अब सेज के वर्ड के बारे में बताऊं तो सेज का वर्ड वो वर्ड होता है जैसे आपने दरिया के किनारे कुछ परिंदे और छोटे छोटे पौधे देखे होते हैं ना, प्लांट्स बने होते हैं, उनको कहते हैं. कहता है हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, ठीक है, वो भी पीले खड़े हुए हैं, वो भी सूख रहे हैं, मरजाए हुए हैं. एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी यहाँ पे बर्ड है वो गाना नहीं गा रहा, तुम किस जगह पे खड़े हो. अब अगेन पोइट उससे पूछ रहा है कि ओ व्हाट कैन आई दे, मसला क्या है, नाइट एट आर्म्स. ठीक है, उस नाइट से पूछ रहा है. सो हैगर्ड एंड सो वो बी गॉन, व्हाई आर यू सो हैगर्ड एंड सो वरीड, क्यों इतने परेशान इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, द स्क्विरल्स ग्रेनरी इज फुल. इवन दो के अपकमिंग सून विंटर आ रहा है, तो जो स्कर्ल्स हैं, जो गिलहरियां हैं, उन्होंने भी ग्रेनरी इज फुल का मतलब होता है उन्होंने अपने खाने के गोदाम भर लिए हैं, मतलब
विंटर का खाना उनके लिए अवेलेबल है फुली तौर पर। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो फसलें हैं वो भी सारी की सारी, मतलब खेत वगैरह में जो फसलें होती हैं वो सारी की सारी कट चुकी हैं, तो आप परेशान क्यों हैं? आई सी आ लिली, ठीक है, ये एक फूल फूल है ऑन डे ब्रो। अब यहाँ पे एक वर्ड है दे, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है योर। ब्रो मीन आई ब्रो, और मतलब यहाँ पे माथा लगा लो इसको, कहता है कि आपका माथा इतना लिली की फूल की तरह क्यों मरझाया हुआ है। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्रीव, एंग्विश और साथ साथ एक मोस्ट टाइप का, मोइस्ट मीन यहाँ पे होता है वेट, मतलब गीला, और जो साथ ही जो आपका मतलब आईब्रो है, माथा है, वो हमें वो गीला दिखाई दे रहा है। एंड फीवर ड्यू, इसलिए दिखाई गीला दे रहा है, जिस तरह एक बंदे को बुखार होता है और उसके बाद पानी निकलता है उसके जिस्म से, पसीने की सूरत में निकलता है, जिसको पंजाबी में त्रेलियां कहते हैं, उस टाइप का। कहता है कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा। एंड ऑन द चीक्स आर फेडिंग रोस्ट फास्ट विदर्ड टू, मतलब कि एंड ऑन दे चीक्स, और जो तुम्हारी चीक्स हैं, गालें हैं, अ फेडिंग रोज, वो तो एक गुलाब के फूल की तरह दिखाई देती थी, फास्ट विदर्ड टू, और अब ये क्यों मुरझा रही हैं, क्यों पीली पड़ रही हैं। अब यहाँ तक जो है वो पोइट के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे नाइट उसको आंसर करने लगा है, कहता है कि आई मेट अ लेडी इन अ मेड्स, मेड्स कहते हैं एक ग्रासी एरिया को, पार्क वगैरह को, जहाँ घास का मैदान होता है, उसको मेड्स कहते हैं। फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, अब जो फेरीज चाइल्ड होता है ना, इसको कहते हैं जो निम्स होती है ना, जैसे हमने रिप ऑफ द लॉक के अंदर पढ़ा है परी, ठीक है, उसकी औलाद में से थी। फेरिस चाइल्ड मीन फेरिस का एक परी की बच्ची लगा लो। कहते कि मैं एक ऐसी लेडी से मिला मेडोज के अंदर जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो इंसान तो है ही नहीं, बशर नहीं थी, वो परियों में से थी, ठीक है। एंड हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे बाल थे। हर फुट्स वॉज लाइट, ठीक है, और जब वो कदम जमीन पे रखती थी, ऐसे लगता था जैसे उसने कदम नहीं, लाइट निकल रही हो, रोशनी निकल रही हो, एक नूर निकल रहा हो। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखों में इतनी वाइल्डनेस थी कि कमाल, क्या ही बात है, ठीक है। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, अब देखिए कि मुर्शिद ने क्या क्या बनाया उसके लिए। कहता है कि आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके लिए एक फूलों की माला बनाई जो कि उसके फॉरहेड के लिए थी। एंड द ब्रेसलेट्स टू, और वो बाजुओं पे भी पहन सकती थी। एंड द फ्रेगनेंस जोन, और वो कमर पर बेल्ट की शक्ल में भी उसको बांध सकती थी। कहता है कि शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट स्मॉन, कहता है कि जैसे ही मैंने उसको ये तोहफे प्रेजेंट किए, उसने फौरन ले लिए, और उसके बाद मुझे ऐसे देखा जैसे दो जो है कपल एक दूसरे को देख रहे हो, और इतनी प्यारी आह भरी उसने, मोनमीन आह भरना, और इतनी स्वीट आह भरी, और बस मुझे लगा कि मैं उसका हो गया और वो मेरी हो गई। अच्छा, जब उसने गिफ्ट ले लिया तो वो वहां से चल पड़ी। एंड सेट हर ऑन माई रेसिंग स्टीज, और फिर मैंने उसको अपने तेज दौड़ते हुए घोड़े पर बिठा लिया उसको। और फिर कहता है कि नथिंग एल्स सा ऑल द डे लॉन्ग, फिर कहता है मैं भी उसके पीछे बैठ गया, और फिर हम घोड़े पर ही सारा दिन गुजारा, और मैंने उसके सिवा किसी ब्यूटी को नहीं देखा, मतलब और नेचर को नहीं देखता, मैं तो सिर्फ उसी को देखता रह गया सारा दिन। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंट एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। अच्छा, जैसे ही फॉर साइड लॉन्ग वुड, जैसे ही घोड़ा मेरा आगे आगे की तरफ चल रहा था, वुड शी बेंट, वैसे ही वो आगे की तरफ बेंट हो रही थी, वो भी आगे की तरफ झुक रही थी। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और मुझे उसके गाने के बारे में समझ नहीं आ रही थी, वैसे वो कुछ गाना गा रही थी लेकिन वो हमारी जुबान में नहीं था। कहता है वो ऐसे लग रहा था जैसे परियों का खुद का ही गाना है, वो गाने में मसरूफ थी। फिर कहते हैं कि शी फाउंड मी रूट्स ऑफ द रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना डीप। अच्छा, कहता है जब हमने कुछ देर वहां पे स्टे किया तो शी वुड मी रूट्स ऑफ द रेलिश स्वीट, सो उसने कुछ जड़ें जमीन से उखाड़ी जो कि कमाल की थी, मतलब बहुत टेस्टी थी। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद था जो उसने मुझे पिलाया जो कि कमाल का था। एंड माना डीप, और एक और चीज ला के दी जो कि माना डीप जैसी थी। अब ये माना डीप एक टर्म है, ये ऐसी टर्म है, ये भी एक खाना है जो कि इजराइलीज ने खाया था जब वो इजिप्ट के लिए निकले थे। इजिप्ट के सफर इजराइल के लोगों ने खाया था जब वो इजिप्ट की तरफ जा रहे थे। एंड श्योर इन द लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड्स कि आई लव दिस यू। अब देखो,
अब कहता है कि एंड शेयर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, मतलब वो मैं जुबान तो समझ नहीं सका, बड़ी एक अजनबी सी जुबान थी, और उसने अजनबी जुबान में कहा कि आई लव दिस यू, कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। She took me to her elfin groves and there she wept and sighed full sore. अब ये सब जो कह दिया तो फिर नाइट को जहां मर्जी ले जाओ, क्योंकि नाइट एक आपको पता है क्योंकि उसका काम ही वॉरियर है, वो एक जंगजू है, उसका काम ही जंग है। लव मोहब्बत के कामों में बहुत कम पढ़ते हैं, लिटरेचर में हमने बहुत कम नाइट्स देखे हैं जो इस काम की तरफ माइल होते हैं। कहता जब उसने मुझे ये कहा तो फिर मुझे एक पता नहीं किस अजनबी सी जगह पे ले गई, एल्फन कोट के अंदर ले गई, मतलब एक जादुई गुफा होती है, एक इसकी अपनी ही प्लेस थी, वहां मुझे ले जाती है। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइज फुल सॉ, और वहां पहुंच के इतनी इमोशनल हो जाती है कि वहां रोना शुरू कर देती है। शी वेप्ट, उसने रोना शुरू कर दिया, और इतनी वो दर्द बड़ी लग रही थी कि मुझे खुद तरस आ गया उस पर। अब चूंकि वो रोना शुरू हो गई है तो नाइट उसके आंसुओं को समझ नहीं पा रहा कि खुशी के आंसू है या कोई मसलन कोई इसको पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रो रही है। एंड देयर आई शट्स हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, कहते कि विद किसेस फॉर। अब इसके लिए तो भाई खूबसूरत आंखें थी, कहता मैंने उसकी आंखों को बड़ी खूबसूरत वाइल्ड वाइल्ड आंखों को बंद किया, विद फोर किसेस, विद किसेस फॉर, और फिर मैंने 4 दफा उसकी आंखों पर किस की, ताकि जो वो जो है अपने दुख को भूल जाए। मतलब कि इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि वो रोना बंद कर देगी और सुकून से बैठ जाएगी। And there she lulls me asleep and there I dreamed oh besides। अच्छा फिर अब उसने क्या किया कि जब ये सब प्रोसेस हो गया तो फिर उस औरत ने ना, लल्ड मीन होता है शी लल्ड मी स्लीप, और उसने मुझे सुलाने के लिए ना लोरी सुनाई, ठीक है। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और फिर मैंने वहां पे ख्वाब देखा, वो एंस्पिटाइड, वो क्या ही उसमें गम दर्द बढ़ा हुआ था। अब ये एक बात ज़हन में रहे, ये उसी गुफा में है जो उसकी अपनी थी, जहाँ ये उसको लेके गई थी, तो वहां इसको नींद आ गई और इसने दुखों भरा एक गमों भरा एक ख्वाब देखा। द लेटेस्ट ड्रीम्स आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, और ये वो आखिरी सपना था जो मैंने कभी नहीं देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, एक कोल्ड हिल साइड के ऊपर। और अब इसने क्या सपना देखा ये हमें अभी इधर आएगा कि आई सा अ पेल किंग एंड द प्रिंसेस टू, मैंने एक गमज़दा पीला मुरझाया हुआ दुखों से भरा एक किंग, वहां पे किंग्स देखे, बादशाह देखे, और उनकी प्रिंसेस को देखा, पेल वॉरियर्स को देखा, उनके जितने भी जंगजू थे, बहादुर सिपाही थे, वो भी पेल पीले पड़े हुए थे, डेथ पेल वर दे आल, और उनके चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब कि मुरझाए हुए तो थे ही थे, और ऐसे दिखाई दे रहा था कि ये मरे हुए लोग हैं। दे क्राइड, वो चिल्लाए, और उसने क्या कह दिया मुझे कि ला बैली थेम सेंस मर्सी, ठीक है, मतलब कि दी हाथ इन ट्रेल। और वो सब ऐसे चला रहे थे और वो एक ही बात कह रहे थे कि वो खूबसूरत लड़की जिसमें जरा भी सिंपैथी नहीं है, जरा भी इंसानियत नहीं है, और उसने क्या किया कि तुम्हें अपना प्रिजनर बना लिया है, कि तुम अब उसकी कैद से रिहा नहीं हो सकते। अब वो दिखाई ऐसे दे रहे थे, सारे बादशाहों की बात कर रहा है, उनकी प्रिंसेस की बात कर रहा है, फिर उतने जितने भी वॉरियर्स थे उनकी बात कर रहा है, कहते कि वो पीले पड़े हुए थे, जिस तरह मौत आने के बाद इंसान के चेहरे पर जर्दी नहीं गिर जाती, उस तरह उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। और वो सब यही कह रहे थे कि तुम अब उस औरत, खूबसूरत औरत के जाल में आ चुके हो जिसके दिल में जरा भी रहम नहीं है। आगे कहता है कि आई सा देयर स्टार्ट लिप्स इन द ग्लोम विथ हॉरिड वार्निंग गेट वाइट। अच्छा यहाँ पे ग्लोम कहते हैं बुझती हुई रोशनी को, कहता है आई सा देयर स्टार्ट लिप्स, मैंने, कहता है मैंने वहां पे, ये नाइट कहानी सुना रहा है, अपना ख्वाब सुना रहा है, कहता है कि मैंने उन बादशाहों के, उन वॉरियर्स से, उनके प्रिंसेस के होंठों की तरफ देखा जो कि बहुत प्यार के भूखे थे। अब इन द ग्लोम, जो कि बुझती हुई रोशनी में दिखाई दे रहे थे, विद हॉरिज वार्निंग केप्ट वाइट, और उनके होंठ जो हैं वो मुझे वार्निंग दे रहे थे कि तुम अब फंस चुके हो जिस तरह हम फंस चुके हैं, ठीक है। मतलब कि उनके होंठ मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे वो मुझे एक किसी खतरे के मतलब कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं जो है किसी परेशानी में ज़रूर फंस गया हूँ। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर,
ऑन द कोल्ड हिल साइड। और फिर जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को हिल की कोल्ड साइड के ऊपर पाया, कोल्ड साइड वाली साइड पे पाया। एंड दिस इज वाई आई sojourn here alone and palely lodging। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। So that's why I am living here and I feel the loneliness। यही तो वजह है कि जिस वजह से मैं यहाँ अकेला घूम रहा हूँ और तन्हाई महसूस कर रहा हूँ, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। ये वो आंसर था जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था राइटर के, कि जो राइटर ने पूछा था कि क्यों स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ आवर वर्क, उसने पूछा था कि तुम क्यों ऐसे अफसुदा दिखाई दे रहे हो, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों इतने बीमार से दिखाई दे रहे हो। तो ये सारा उसका जवाब दे रहा था। दोषी सेज इज वेदर्ड फ्रॉम द valley। कहता मैं तो यहाँ पे फंस चुका हूँ ना, मैं तो भाई इसका कैदी बन चुका हूँ। नो डाउट नो द सेज इज वेदर फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। बला ही के यार, मतलब से बला से दूर के यहाँ पे, मतलब ऐसे पौधे, इसके एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट पे दे चुका हूँ कि ऐसे पौधे होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दरिया के बिल्कुल किनारे होते हैं, लेकिन वो सूखे होते हैं, ठीक है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पौधा नहीं, कोई भी जो है वो बर्ड गाना नहीं गा रहा। लेकिन मैं तो यहाँ फंस गया हूँ ना, अब तो मैं तो उसके जाल में फंस गया हूँ ना जिसके दिल में जरा भी मर्जी नहीं है, ठीक है, उस खूबसूरत औरत के जाल में। So it was the end of our story. So after reading this text, आपको समझ आ ही गया होगा कि एक्चुअली ये जॉन कीट्स किस तरह के पोइट्स थे और ये क्या चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते थे। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।